हेलो एवरीवन। यूकेएसएससी और यूकेपीएससी की परीक्षा देने वाले सभी प्रतिभागियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें हम लेके आए हैं प्रश्न उत्तराखंड शब्दावली व हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। क्योंकि यूकेएसएससी और यूकेपीएससी में उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ऐसे शब्द, ऐसे ऐसे मुहावरे और ऐसे ऐसे शब्दों के अर्थ या उनके भावार्थ पूछे जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड ज्ञान से लेकर वो साहित्य और उत्तराखंड शब्दावली से ऐसे प्रश्न बनते हैं। तो मेरा प्रयास है उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लाने का और उनसे रिलेटेड, उनसे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट भी बताने का। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप चैनल से जुड़ें और इससे पहले भी जो हिंदी से रिलेटेड वीडियो हैं वो प्लेलिस्ट पे हैं, आप जाके प्लीज़ देखें। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आप नंबरिंग में ध्यान न दें क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैंने सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस, और उसके साथ मैं आपको फैक्ट भी बताऊंगी और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। इससे आपको एक आइडिया आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है। पहले तो समझिए युग्म का अर्थ क्या होता है। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा। तो कौन सा ऐसा जोड़ा है जो आपस में विलोम नहीं है। देखिए, पक्ष विपक्ष विलोम है। आस पास, आस पास तो हम एक ही चीज़ को कहते हैं ना, आस पड़ोस, तो ये विलोम नहीं है। जबकि थोड़ा बहुत और नम्र और धृष्ट ये विलोम है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आस पास। ये विलोम नहीं है, ये समानार्थी हैं, एक ही अर्थ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आखन है आंसू ऊनी, घूनन है जे क्यों। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। देखिए, उत्तराखंड शब्दावली से प्रश्न है। तो आखन है आंसू ऊनी, घूनन है जे के ऊनी, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो अगर आपको घून पता है कि घून क्या होता है तो आप समझ जाएंगे, है ना। या अब इसका मतलब क्या है। देखो, आंखों से आंसू आते हैं, घुटनों से जो क्या आते हैं, आंसू घुटनों से नहीं आते हैं। आत्मीयजनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं होती है। यानी कि सहानुभूति मतलब सिंपैथी, हमारे दुख, आँख है आंसू, आँख क्या है, हमारे दर्द को बयां करने का एक तरीका है। तो आत्मीयजनों को सहानुभूति होती है, जो हमारे अपने होते हैं उनको हमसे दर्द होता है, हमारी पीड़ा को समझते हैं, जबकि दूसरों को नहीं। तो अगर हम इस शब्द के भावार्थ को समझे कि आँखन है आंसू ऊनी, मतलब हमारे आँख में दर्द नहीं हो रहा है, जबकि वो हमारे दर्द को फील करने के लिए आँख से क्या आते हैं, आंसू आते हैं। तो आँखन है आंसू ऊनी, घूनन है जे की ऊनी। तो इसका सही लोकोक्ति का अर्थ है, आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं होती। यह इसका लोकोक्ति का अर्थ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। छिटाण का अर्थ है बूंदाबांदी होने की स्थिति। देखिए, छिटाण का अर्थ ही बूंद होता है। कई बार दूध का छिटाण भी बोला जाता है। दूध का छिटाण मतलब दूध का छिटाण मीन्स होता है थोड़ा सा, बूंद, बूंद को हम जिसे कहते हैं। तो उत्तराखंड भाषा में छिटाण मतलब होता है बूंदाबांदी। बर्ख, बर्ख लगी रहे कहते हैं ना, बरखा। तो बरखा माने क्या होता है, वृष्टि, वृष्टि माने वर्षा, बारिश की बात हो रही है। और झड़, जैसे देखते हैं आप, चौमास होता है या आषाढ़ होता है, तो उसमें जब लगातार बारिश होती है तो कहते हैं ना झड़ लग गए हैं। तो झड़ का अर्थ क्या होता है, लगातार कई दिनों तक होने वाली वृष्टि यानी कि वर्षा। तो छिटाण का अर्थ ऑप्शन नंबर डी दिया है, अतिवृष्टि। जबकि मैंने आपसे कहा छिटाण का अर्थ क्या होता है, बूंदाबांदी। थोड़ी, कहते हैं ना कि ज़्यादा बारिश नहीं, बस छिटाण पड़ी है ना। छिटाण मीन्स क्या होता है, थोड़ी सी बूंदाबांदी होना। तो छिटाण का अर्थ अतिवृष्टि नहीं होता। अतिवृष्टि का अर्थ क्या होता है, अत्यधिक वर्षा होना। तो उसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। ये तब की कथा है जब सीता का हरण हो गया था। तो श्री राम वन वन घूम रहे थे अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ, और वो इतने व्याकुल थे, इतने परेशान थे, दुखी थे कि अपनी पत्नी का पता खग, पक्षी, मृग, हिरन, मधुकर, भौरे से पूछ रहे थे। तो ये सब प्रकृति की चीज़ें हैं, ये बोलते नहीं हैं, लेकिन इसमें क्या करा उन्होंने, उनसे बोलचाल स्थापित किया। तो जहाँ पर प्रकृति की चीज़ों में मानव का गुण डाला जाता है वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो उसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मानवीकरण अलंकार। अगला है, अनु प्लस एषण अन्वेषण, यह किस संधि का उदाहरण है। तो अनु प्लस एषण, ये है आपका यण संधि का उदाहरण। ठीक है, ये संधि से रिलेटेड वीडियो मैंने आप डाली है, आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, उस ट्रिक को समझें। अगला प्रश्न है, जय की ज्वे ने वी क्वे ने। ठीक है, अगर ये ज्वे की जगह जवे होता, ठीक है, तो वो उसका संबंध जवाई से होता। लेकिन जय की ज्वे ने वीक क्वे ने, जिसका ज्वे नहीं, जिसका वो नहीं होती है, अब को नहीं, कौन नहीं होता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, घरवाई, है ना। घरवाई का मतलब होता है पत्नी। तो जय की ज्वे ने वीक क्वे ने, तो उसमें ज्वे का अर्थ क्या है, घरवाई, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, झिक्कल कामची उडायली है। झिक्कल कामची उडायली क्या है। लोक कथाओं का संग्रह है। उत्तराखंड की बात हो रही, उत्तराखंड की लोक कथाओं का संग्रह है। उत्तराखंड के लोक गीतों का संग्रह है। उत्तराखंड की भाषाओं
का कहावत कोश है या उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश है? तो झिक्कल कामची उडियाली ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड की भाषाओं का व्यवहारिक शब्दकोश है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं। देखिए सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक आप जानते हैं, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, अतिवादी है। तो शब्द से ही लग रहा है बहुत ही आसान सा प्रश्न है, अतिवादी कोई सर्वनाम नहीं होता, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई उसे कहते हैं। स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई, ठीक है, तो उस पुस्तक को क्या कहते हैं? पात्रा, सांचो या बगोई, जन्म पौत्री या पासो। देखो पात्रा यानी कि पतड़ा ही कहते हैं उसको, जन्म पतड़ी को ही पात्रा भी बोला जाता है। जन्म पौत्री भी वही जन्म पतड़ा हो गया और पासो भी हो गया। जबकि यहाँ पर बात हो रही ज्योतिष में एक पुस्तक लिखी गई, ज्योतिष की भाषा में पुस्तक लिखी गई, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सांचो या बगोई। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहते हैं? ये तो लगभग सभी को पता होगा। आण मतलब क्या होता है? पहेली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, देखो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। अब कैसे मिलाना है? देखिए राहुल घर जा रहे हैं, देखो अर्थ के आधार पर वाक्य भेद हैं ये, और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, बहुत सामान्य सा है। तो प्रश्नवाचक में क्या होगा? प्रश्न पूछा जाएगा, संदेह में डाउट होगा, विधि में विधिवाचक क्या होता है? विधिवाचक वाक्य वो होते हैं जिसमें किसी कार्य के करने होने की सूचना मिलती है, उसे विधिवाचक कहते हैं। और आज्ञार्थक में क्या होता है? जिसमें आज्ञा दी या ली जाती है, यानी कि आज्ञा मांगी जाती है, अनुमति ली जाती है या ऑर्डर दिया जाता है, आदेश भी आता है, इसमें सब कुछ आता है ना। बाकी अन्य भी हैं, अर्थ के आधार पर बाकी भेद 8 भेद होते हैं। तो राहुल घर जा रहा है, देखिए ये किसी कार्य के होने की सूचना दे रहा है। मैंने आपको कहा ऑप्शन नंबर 3, तो कब मिलेगा 3 से। राहुल घर जाओ, ये कहीं ना कहीं एक ऑर्डर है, तो मैंने आपसे कहा ना आदेश देना, अनुमति लेना, ये सब किस में आता है? आज्ञार्थक में। तो राहुल घर जाओ ख का 4। क्या राहुल घर जा रहा है? तो प्रश्न आया तो प्रश्नवाचक। शायद, अब जहाँ से शायद यानी कि डाउट, तो संदेहवाचक। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, फिर से मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिए, न करने योग्य मतलब कोई ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अकरणीय। करणीय मतलब करना, अ मतलब नहीं, नहीं करने योग्य। जहाँ पहुँचा ना जा सके तो वो क्या होगा? गम्य मतलब होता है जाना, अ मतलब नहीं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? अगम्य। जिसके पास कुछ ना हो उसको बोलते हैं अंकीचन। क्या बोलते हैं? अंकीचन। जिसके पास कुछ ना हो और जिसकी गिनती ना की जा सके उसको बोलते हैं अगणनीय। ठीक है, तो बहुत इजी था, तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है, यानी कि देवनागरी देखो हिंदी भाषा की लिपि है, लेकिन ये अन्य देवनागरी हिंदी भाषा और किस में लिखी जाती है इसको? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैथी महाजनी में। हिंदी देवनागरी के अतिरिक्त किस में लिखी जाती है? कैथी महाजनी में। अगला प्रश्न है, पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति में कौन सी लोकोक्ति प्रकट होती है? देखिए फिर से उत्तराखंड शब्दकोश आया। पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति, मांगिक खाणु मरोणिक रणु, बिराणा सोनान नाक दुखणु, सोण मरी सासू भादो एन आंसू, रोण मन साछे बल आँखा थचाक लगी। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिराणा सोनान नाक दुखण। ठीक है, पराई वस्तु, बिराण बी रखे थे ना, बिराया मीन्स पराया, तो बिराण सोनान नाक दुखण, और नाक मतलब अपना दुख। ठीक है, तो दिखावे में कष्ट होने की स्थिति, तो ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा बहुत आपको कॉमन सेंस लगेंगे, आपको वहाँ आ जाएंगे। अगला है अनुनासिक वर्ण। मैंने वर्ण विचार पे भी एक वीडियो बनाई है, आप जाके जरूर देखें, वहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। तो अनुनासिक वर्ण वो होते हैं जो हम हर वर्ग का पंचम वर्ण कहते हैं। तो देखिए पंचम वर्ण प फ ब भ म, तो म है, ट ठ ड ढ य, त थ द द न, अण ये भी है ना, च छ ज ज ण। तो जो झ है ये पंचम वर्ण नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का मेल है? देखिए अ कथन ईय, तो इसमें ही उपसर्ग भी है, मूल शब्द तो कथन है ही, और ईय प्रत्यय है, तो यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जबकि ला जवाब में ला उपसर्ग है। ठीक है, तो ऐसे इसमें भी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, अकथनीय। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। धनुषाकार, अंगीठी, मित्र, पक्षी, तो बाकी सब जो है वो तत्सम है, लेकिन एक अंगीठी है वो तद्भव है। अब इस अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होता है, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसका तत्सम शब्द होता है अंगीठी का अग्निष्ठिका। ठीक है, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है? अग्निष्ठिका। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खप्पर शब्द इनमें से किस कोटि में आता है? तो देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। तो खप्पर इनमें से किस कोटि में आता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देशज, है ना। देशज शब्द क्या होता है? जैसे लोटा, खाट,
ये ऐसे शब्द हैं जो देश में मतलब छोटे छोटे देहाती जगहों पर लोग अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी शब्द बना लेते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं देशज शब्द। विदेशी आप जानते हैं, चाहे उर्दू के हों चाहे अंग्रेजी के हों, अन्य जो भाषा शब्द हैं, जापानी हो चीनी हो, सब विदेशी के अंतर्गत आते हैं। और तद्भव होते हैं जो संस्कृत से प्रकट होते हैं, मतलब उनमें थोड़ा बहुत हेर फेर होता है। और जो बिल्कुल संस्कृत के होते हैं उनको बोलते हैं तत्सम। ठीक है, अगला है इनमें से तत्सम शब्द है गिद्ध, नेहर, खेत या गोष्ठ। तो राइट आंसर इसका गोष्ठ गोष्ठी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किस सामासिक पद में संबंध तत्पुरुष नहीं। देखिए समास से रिलेटेड भी वीडियो मैंने बनाई है, आप प्लीज़ हो जाके देखें। तो समास का जो सबसे बड़ा संबंध होता है विग्रह से होता है। तो पनघट को अगर हम तोड़ेंगे तो इसको क्या तोड़ेंगे, पानी का घट, है ना, घट माने स्थान, पानी का घट, बैलों की गाड़ी और काम का चोर। जबकि संधि पत्र का क्या होगा, संधि के लिए पत्र। तो इसमें संबंध तत्पुरुष नहीं, संप्रदान तत्पुरुष है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी संधि पत्र। अगला प्रश्न है निम्नांकित में अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो संधि पे भी बनाइए, आप वीडियो जरूर देखें। तो अयादी स्वर संधि का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी गायक। अब गायक का अगर अयादी स्वर संधि है तो अयादी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जामों में, अयादी, यण, गुण संधि ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गायक को अगर हम तोड़ेंगे, है ना, इसका विग्रह करेंगे तो उसका गए प्लस अक, ग में 2 मात्राएं, आई की मात्राएं, और अक क्या बना, गायक। और ऐसे ही इसमें और हैं शब्द पावक, पवन। ठीक है, ये सब अयादी स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गायक। अगला प्रश्न है इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है, देखिए पाणी माने होता है हाथ, तो वज्र पाणी, इंद्र के पास एक ही था ना शस्त्र वज्र, तो वज्र पाणी इसका राइट आंसर है। बाकियों के बारे में भी समझते हैं। चक्र पाणी, किसके हाथ में चक्र होता है, विष्णु भगवान के, तो विष्णु भगवान का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर बी चक्र पाणी। और शूल पाणी, शूल माने त्रिशूल, किसके हाथ में त्रिशूल है, शिव जी के हाथों में, तो शूल पाणी शिव जी का पर्यायवाची है। और पिनाक पाणी, देखिए पिनाक है, शिव जी के धनुष का नाम पिनाक था, है ना, जिसपे ये पूरी जिसको श्री राम जी ने तोड़ा था जब स्वयंवर हुआ। तो पिनाक शिवजी का धनुष है, तो पिनाक पाणी भी शिवजी का ही पर्यायवाची है। पिनाक पाणी, शूल पाणी शिवजी के पर्यायवाची हैं, शूल पाणी शिवजी के, और चक्र पाणी किसका है, विष्णु भगवान का, और वज्र पाणी किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। ठीक है, ऐसी अगर वीणा पाणी आए तो किसका है, सरस्वती का। तो पाणी माने हाथ, और जो शस्त्र है उसके हाथ में, उसके अनुसार वो उसका पर्यायवाची है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वज्र पाणी। अगला प्रश्न है भानुमति का कुनबा मुहावरे का प्रयोग किस अर्थ में होता है, भाई भतीजावाद, दूर के रिश्तेदारों का समूह, असामाजिक तत्वों का संगठन, या बेमेल व्यक्तियों का समूह। तो भानुमति का कुनबा जो है उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी असामाजिक तत्वों का संगठन, है ना। आपको कहीं भी चौराहे मिल जाएंगे असामाजिक तत्व, हल्ला गुल्ला करने वाले, समाज को थोड़ा प्रॉब्लम करने वाले, तो उन्हीं को बोला जाता है असामाजिक तत्वों का संगठन, जिसको बोलते हैं भानुमति का कुनबा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक है, अशुद्ध इसमें देखो परिणत, अंतर्ध्यान, दुरावस्था सब सही है। एक सृष्टा, ये सृष्टा नहीं श्रिष्टा होता है, इसमें री की मात्रा आएगी, तो क्या बनेगा सृष्टा। और सृष्टा मतलब क्या होता है, रचनाकार, निर्माण करने वाला। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सृष्टा गलत लिखा हुआ है, इसमें री की मात्रा आएगी नीचे से इसे गोल करके जो आती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ल और लह ध्वनियों को उच्चारण प्रयत्न के आधार पर किस वर्ग में रखा जाता है। तो उसका राइट आंसर है पार्श्विक। जो ल है वो पार्श्विक ध्वनि है। अब पार्श्विक ध्वनि होती क्या है, मैं आपको बताती हूँ। पार्श्विक ध्वनि वह ध्वनि होती है जिसका उच्चारण करने में हमारी जीभ ऊपर वाला जो मुंह का जो छत है ना, आप देखिए जो जीभ हमारी लगती है, ल बोलिए आप, ल बोलने में जो जीभ हमारी ऊपर लग रही है इसको मुंह का छत बोलते हैं, है ना। तो यहाँ जब जीभ हमारी लगती है किसी वर्ण की ध्वनि उच्चारित करने में, उसको बोला जाता है पार्श्विक ध्वनि। तो ल क्या है, एक पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इनमें महाप्राण ध्वनि है। पहले तो आप समझिए महाप्राण और अल्प प्राण क्या होते हैं, मैंने वर्ण विचार में पढ़ाया है, आप वहाँ जाके जरूर देखें। महाप्राण ध्वनि वह होती है जो अपने वर्ग का, हर वर्ग का दूसरा और चौथा, अब वर्ग क्या होता है, ट वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, ये सब वर्ग हैं, है ना। तो इनमें जो हर वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होगा वो क्या होगा, महाप्राण होगा। ठीक है, और जो दूसरा चौथा हो गया, अब पहला तीसरा पांचवा जो होगा वो अल्प प्राण होगा। यहाँ पर पूछा है महाप्राण ध्वनि नहीं है। मैंने आपसे कहा महाप्राण वो होता है जो हर वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। तो देखिए थ दूसरा आ रहा है, यानी कि ये महाप्राण है। फिर है क ख ग घ चौथा आ रहा है, यानी कि ये भी महाप्राण है। फिर है प फ ब भ, देखिए भ भी चौथा आ रहा है, यानी कि ये महाप्राण है। अगला है त थ द, देखिए द तीसरा आ रहा है, और हमने कहा था पहला तीसरा पांचवा क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी द।
अगला प्रश्न है, अवसर का लाभ उठाना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा है। ये तो बहुत इजी है, बहती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला है, आश्चर्य भाव अथवा संबोधन को सूचित करने के लिए निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो आश्चर्य, इसको हम संबोधन चिन्ह भी बोलते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी विस्मयादि बोधक चिन्ह भी बोलते हैं। जो अभी हमने अर्थ के आधार पर वाक्यभेद पढ़े थे उसमें एक विस्मयवाचक वाक्य भी होता है। जिस वाक्य में आपको ये चिन्ह मिले, ये संबोधन चिन्ह ऑप्शन नंबर डी वाला अगर आपको चिन्ह मिले, अगर ऐसे कोई वाक्य है कि अरे ये तुमने क्या किया, तो ये अर्थ के आधार पर कौन सा है? विस्मयवाचक वाक्य है। ठीक है, आप ये भी याद रखेंगे। और आश्चर्य और संबोधन के लिए इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको संबोधन चिन्ह या विस्मयवाचक चिन्ह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लिखते समय भूल गए शब्द या विवरण को जोड़ने के लिए लगाए गए चिन्ह को क्या कहा जाता है? एक तो उसका नाम है त्रुटिपूरक चिन्ह, कहीं पर त्रुटिपूरक भी आ सकता है, ऑप्शन में त्रुटिपूरक नहीं है तो उसका दूसरा नाम है हंसपद चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हंसपद चिन्ह क्या होता है? त्रुटिपूरक चिन्ह को ही हंसपद चिन्ह कहा जाता है। जहाँ पर बाय मिस्टेक हमसे कोई वर्ड छूट गया तो उसकी पूर्ति के लिए हम एक एरो बनाकर लिख देते हैं, उसको बोलते हैं त्रुटिपूरक चिन्ह या हंसपद चिन्ह। ठीक है, दोनों में से कोई भी आए आप ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हंसपद चिन्ह। विस्तार का विलोम शब्द क्या है? देखिए, विस्तार का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर ए संक्षेप, है ना। विस्तार में लिखना या संक्षिप्त में, विस्तार मैंने बड़ा, संक्षिप्त माने छोटा, लेकिन जैसा शब्द होता है वैसे उसका विलोम होता है। जैसे मैं आपसे बोलूँ सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? स्थूल, है ना। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? स्थूल। और छोटा का विलोम क्या होगा? बड़ा। और लघु का विलोम क्या होगा? दीर्घ। ठीक है, ये जैसा शब्द होता है वैसा विलोम होता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संक्षेप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में लोकोक्ति है। पहले तो आप ये समझिए कि मुहावरे और लोकोक्ति में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, मुहावरा एक आधा वाक्य है जिसको बोलने के लिए हमें अपने अपने वाक्य भी लगाने पड़ते हैं, लेकिन लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य है। जैसे अपन बोला ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मैंने अगर ये ऐसा किसी को बोल दिया तो वो अपने आप में पूर्ण वाक्य है। देखिए यहाँ पर क्या है? कचूमर निकलना, ये अधूरा वाक्य है। ओखली में सिर देना, ठीक है, ये भी अधूरा वाक्य। जबकि जीती मक्खी नहीं निगली जाती, ये अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है। जो पूर्ण वाक्य होता है अपने आप में उसको लोकोक्ति कहते हैं, है ना। लोक उक्ति, उल्टी गंगा बहना, ये सब मुहावरे हैं। एक ही इसमें है लोकोक्ति, जीती मक्खी नहीं निगली जाती इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है, सन्यासी का विलोम शब्द है। पहले तो आप सन्यासी शब्दों को देख लीजिए। कई बार ये शब्द आता है कि इसकी जो वर्तनी है शुद्ध है या अशुद्ध है, तो सन्यासी ऐसे ही लिखा जाता है क्योंकि इसका होता है समधन्यासी, तो मिलके क्या बना? सन्यासी। तो ऊपर उसमें अनुस्वार भी आएगा, आधा नौ भी आएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि आधा नौ और अनुस्वार नहीं आएगा, रॉन्ग है, यही करेक्ट है। ठीक है, तो सन्यासी का विलोम क्या होगा? राजा नहीं होगा, भोगी नहीं होगा, गृहस्थ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी गृहस्थ। अगला प्रश्न है, जो पढ़ेगा सो ज्ञानी होगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम? इस सर्वनाम से रिलेटेड एक पहला क्वेश्चन भी आया। तो जो और सो, तो यहाँ पर संबंध आ रहा है ना। निज माने होता है अपना काम स्वयं करो, संबंधवाचक हो गया जो और सो, जो पढ़ेगा वही पढ़ेगा। निश्चयवाचक माने होगा यह मेरी बुक है, प्रश्नवाचक मैंने तुम कौन हो। तो जो पढ़ेगा सो ज्ञानी होगा, जो और सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है? बहुत इजी आंसर है इसका, इजी क्वेश्चन है। जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? देखो, अनुपम माने होता है जिसकी उपमा न दी जा सके, है ना। अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, और अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सके। तो हर शब्द के लिए अलग अलग उसका वाक्यांश, उसको ध्यान से आप पढ़ें। तो जिसके समान कोई दूसरा, दूसरा मतलब द्वितीय, अ माने नहीं, तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी अद्वितीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, ज ल द, अगर ज ल द की जगह ज ल ज होता तो ये कमल होता। ठीक है, नी र द की जगह नी र ज होता तो ये भी कमल होता। लेकिन जलद और नीरद ये बादल हैं, मेघ ये भी बादल हैं, और वारिधि, वारिधि का पर्यायवाची होता है समुद्र। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं वारिधि का पर्यायवाची क्या होता है? समुद्र। तो बाकी अन्य जो हैं वो बादल के पर्यायवाची हैं, और वारिधि है समुद्र का पर्यायवाची। तो वारिद अगर होता तो ये बादल होता। वारिधि ये क्या है? समुद्र का पर्यायवाची है, तो बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जहाँ पर कठिनाई से पहुँचा जा सके, मतलब दूर, दूर माने होता है कठिनाई। तो देखो, अगम्य, जहाँ पहुँचा ना जा सके वो है अगम्य, हमने इससे पहले ही पढ़ा था। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगम्य, जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, गम माने जाना, दुर माने कठिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी दुर्गम। तो दुर्लभ्य पढ़ते हैं, चलो दुर्लभ्य मतलब क्या होता है? जिसको लांघना कठिन हो उसको हम क्या बोलेंगे? दुर्लभ्य।
और दुर्लभ जिसको प्राप्त करना कठिन हो, है ना। कहते हैं ना कि आजकल ईमानदारी दुर्लभ है, तो दुर्लभ माने जिसको प्राप्त करना कठिन हो, जिसको पाना कठिन हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, ख़त्म होते तो कलयुग चरम पे चले जाता, है ना। तो ख़त्म नहीं हुई है, ईमानदारी है अभी कहीं ना कहीं। तो जिसमें दुर लगता है वो कठिन होता है। उसका राइट आंसर क्या है? दुर्गम, यानी कि जहाँ कठिनाई से जाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? किंग माने क्या, कर्तव्य माने करूं, विमूढ़ माने सोच रहा है ना। अब देखो मेरे शब्दों से ही आपको आंसर मिल गया होगा। क्या करें क्या ना करें, ये जो मन स्थिति होती है इसको बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। ऐसी स्थिति हमें हमारे पास बहुत बार आती है, हम क्या करें क्या ना करें, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, क्या करें क्या ना करें कि मन स्थिति को हम क्या बोलते हैं? किंग कर्तव्य विमूढ़। तो आगे भी मैं साथियों आप सभी के लिए ऐसे ही प्रश्न लेके आते रहूँगी, तो प्लीज़ आप सब चैनल से जुड़ें। और यूकेएसएससी और यूकेपीएससी से उत्तराखंड शब्दावली से रिलेटेड और हिंदी से इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही। आप लोग जुड़ें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।